स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम फिर से क्लास 10th के सेकंड एपिसोड जो कि ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड्स को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट एपिसोड में ह्यूमन आई के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन आई का शेप कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने देखा था कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कहाँ पे एडजस्ट होता है, सिलरी मसल्स क्या होते हैं, हमने प्यूपिल्स देखा था, हमने आइरिस देखा था, रेटिना देखा था और बहुत सारी चीजें कि किस तरह के ह्यूमन आई में डिफेक्ट हो सकते हैं उसे भी ऑब्जर्व किया था। स्पेशली इस एपिसोड में हम फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन भी है, प्रिज्म भी है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट भी है, रेनबो भी है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी है। तो ये सब टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स जो है सिर्फ आपकी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपके रियल लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे फिनोमेना आपको आज जो है फील कराएंगे कि वाकई में फिजिक्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट होता है। क्योंकि जब आप प्रिज्म से मल्टी कलर्स यानी 7 कलर्स देखते हैं, जब आप रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं, जब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं, कई बार हमारे मन में सवाल होता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है। तो ये सारे आंसर्स आज मिलने वाले हैं सारे क्वेश्चंस के। तो आइए हम लोग एपिसोड के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस चैप्टर के बाद कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर देने के लिए लायबल होंगे। जैसे कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है ये हम समझ पाएंगे, और जो 3 टाइप्स के मेन डिफेक्ट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, प्रेसबायोपिया हो, ये सारे डिफेक्ट्स हम आज देखने वाले हैं। और अगर ये डिफेक्ट्स हैं तो इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है और ये डिफेक्ट किस कारण से होते हैं हम आज उस पर बात करने वाले हैं। प्रिज्म और प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इमर्जेंट लाइट क्या होती है, इमर्जेंट एंगल क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्यों स्प्लिट होता है और उनको विबग्योर क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये सब हम लोग आज जो है देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन आप देख सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है कि द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना। चूंकि हमारे आंखों के सामने कोई फिक्स डिस्टेंस पे तो ऑब्जेक्ट होंगे नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो सबको एक साथ रेटिना पे फोकस कर पाना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट जो है प्रोसेस है। और ऐसे केसेस में हमारे आईज के मसल्स को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो वो एबिलिटी जो लेंस को एडजस्ट करता है, हमारी आंखों के लेंस को एडजस्ट करके और उसका इमेज फोकल लेंथ जो होगा उसको एडजस्ट करके रेटिना पे जो है उसका क्लियर इमेज बनाना ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। अपनी आंखों के लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करके रेटिना पे इमेज बना देना ही क्या कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, तो वहां से जो रेज आती हैं वो कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और you have seen already that the parallel rays make their image at the focal length. ओके, लेंस में हमने देखा है कि जब भी इनफाइनाइट पे रखी ऑब्जेक्ट होती है उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज निकलती हैं, और वो उस पैरेलल रेज का जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो हमारा जो फोकल पॉइंट होना चाहिए आंखों में वो कहाँ होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए, अदरवाइज सही जगह पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो उनको एडजस्ट करना ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। आपको ये बात समझनी होगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा, ऐसे केस में मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं,
लेंस को थिन होना पड़ता है, क्योंकि थिन लेंस का फोकल लेंस बढ़ जाएगा, इसीलिए वो क्या करेगा, फोकस कर पाएगा रेटिना के ऊपर, और इनकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई नियर ऑब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं सिल्डी मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उनका जो लेंस हो जाता है वो थिक हो जाता है, यानी कि उनकी कर्वेचर जो होती है एक्सेसिव हो जाती है, और फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नजदीक के ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी उनको फोकल कराना है कहाँ पे, फोकस कराना है रेटिना के ऊपर। ऐसे केसेस में जो लेंस होते हैं वो थिन से थिक हो जाते हैं, और इनको थिन से थिक करने का काम कौन क्या कहलाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहलाता है। तो ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। फर्स्ट पार्ट जो हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने इसमें थोड़ा सा देखा था कि मेनली 3 तरह के जो डिफेक्ट्स ह्यूमन आई में पाए जाते हैं, उसमें से पहला है मायोपिया, जिसको हम नियर साइटेडनेस बोलते हैं, हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। थर्ड है प्रेस बायोपिया। ओके, तो ये मेन 3 तरह के डिफेक्ट हैं। इसके अलावा 2 डिफेक्ट और हम लोग पढ़ने वाले हैं, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरैक्ट। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है। कि समटाइम्स द आई कैन नॉट फोकस ऑब्जेक्ट क्लियरली अंडर रेटिना एंड दीज डिफेक्ट्स आर कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। ओके, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से हमारे जो लेंस होते हैं वो रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बना पाते हैं, या तो उनके आगे बनाते हैं या पीछे बनाते हैं या ब्लरिश बनाते हैं। ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन बोलते हैं। और जब डिफेक्ट आता है आईज में तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को चेक करता है कि इनको मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है कि प्रेस बायोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है या कैटरैक्ट है। फिर वो कैटेगराइज करता है कि ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से इसको जो है रिजॉल्व करता है। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी इंसान को मायोपिया हो गया या नियर साइटेडनेस हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी उसको। द नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। मायोपिया के केस में नजदीक की जो वस्तुएं होंगी वो आसानी से आपको दिख जाएंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं ब्लर दिखेंगी। ओके, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देंगे। यानी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होता है वो रेटिना पे न बन के रेटिना के सामने बनता है। अभी हम एक एक को ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए एक शॉर्ट ऑफ पॉइंट देख रहे हैं हम मायोपिया के बारे में। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस ये एक तरह की बीमारी है जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आपको बहुत क्लियर दिखेगा, बट नियर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्लर दिखाई देगा, और इमेज जो पहले बन रहा था फ्रंट ऑफ रेटिना वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना बनेगा। थर्ड प्रॉब्लम प्रेस बायोपिया होता है, इसको हम ओल्ड एज डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें सिलरी मसल्स जो होते हैं वीकन हो जाते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वो लेंस को सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे केसेस को हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म आप देखेंगे जो चौथे तरह का प्रॉब्लम है, वो चूंकि अनइक्वल कर्वेचर, कॉर्निया और आई लेंस का जब अनइक्वल कर्वेचर हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। और कैटरैक्ट जो है ये भी एक ओल्ड एजिंग प्रॉब्लम है, आजकल यंग एज में भी हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, ब्लरिश दिखने लगता है। रीजन है कि एक लेयर जिसको हम बोलते हैं एक झिल्ली का फॉर्मेशन हो जाता है आईज के ऊपर, तो वो कैटरैक्ट होता है। तो हम एक एक करके सारे डिफेक्ट्स को देखेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया एक तरह का वो डिफेक्ट है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लियर दिखाई देंगे, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो ब्लर दिखाई देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर कोई चीज़ रीड करना हो, कोई नज़दीक की चीज़ देखनी हो अपने पास वाली वस्तु को, तो वो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन दूर की चीज़ें अगर देखनी है नियर अबाउट मोर देन 100 मीटर 200 मीटर, तो वो ब्लर दिखाई देगा। यानी दूर से आते हुए किसी इंसान के चेहरे को पढ़ पाना डिफिकल्ट होगा ऐसे केसेस में। सो
इस तरह का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उसको बोलेंगे कि मायोपिया है या नियर साइटेडनेस है। इसके कॉज क्या होते हैं, कि रीजन क्यों है कि ऐसा जो है हो रहा है कि नज़दीक की चीज़ें उसको क्लियर दिखाई दे रही हैं बट दूर की चीज़ें जो है उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसका जो मेन रीजन पाया गया है वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो ये आई बॉल है जो आप इस सर्कुलर देख रहे हैं, ये अगर इलोंगेट हो गया मतलब फैल गया, तो ऐसे केसेस में जहां पहले फोकस कर रहा था ये लेंस, अब क्या होगा, रेटिना तो पीछे हट गया इलोंगेट होने की वजह से, तो ये इस रेटिना से आगे इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और वो किस केसेस में करेगा, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होते हैं, ये जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो लेंस होते हैं वो थिन हो जाता है। ऐसे केसेस में फोकस जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं होगा, उससे पहले होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि एग्जैक्ट रेटिना पर इमेज नहीं बन पाता है, रेटिना से पहले बनता है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आई बॉल एलोंगेट हो गया। सेकंड है कि आई लेंस हैज एक्सेसिव कर्वेचर, ठीक है ना, जो लेंस है वो क्या हो जाए, थिक हो जाए। और थिक होने के केस में क्या होगा, फोकल लेंथ घट जाएगा। फोकल लेंथ जब घटेगा तो रेटिना से पहले इसका इमेज बनेगा, यानी कि जो आपका लेंस था वो मोर कॉन्वेक्स हो गया या थिक हो गया, जिसकी वजह से अब रेटिना पे इमेज न बन के रेटिना से पहले बन रहा है। तो मोर ओवर यू कैन सी इन बोथ द केसेस द इमेज आर फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ओके, तो ऐसे केसेस में आप देख रहे हैं कि रेटिना पहले बन रहा है, तो इसको क्या करना है, डाइवर्ज करने की जरूरत है ताकि रेटिना और पीछे जो इमेज बने वो रेटिना पर बने। तो डाइवर्ज कराने के लिए हमें किस तरह का लेंस यूज करना पड़ेगा, हमें डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा या कॉन्केव लेंस का यूज करना पड़ेगा। आप कॉन्केव लेंस का शेप देख सकते हैं कि बीच में क्या है, थिन है, और साइड में क्या है, थिक है। इस तरह का लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। और डाइवर्जिंग लेंस का काम क्या है कि जो भी रेज इसके ऊपर आएंगी उसको डाइवर्ज कर देता है, जिससे क्या होगा कि अब जो है इसका फोकल लेंथ कहाँ पे आएगा, वो रेटिना पे बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डाइवर्ज करके रेज को पीछे ले जाएगा। जहाँ पे सारे रेज मिल रहे हैं मीटिंग पॉइंट, वो कहाँ पे आ जाएगा, रेटिना के ऊपर आ जाएगा। ऐसे केसेस में दो चीजें यहाँ से कंफर्म होती हैं। पहला तो हमने देखा कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा हम देख रहे हैं इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो करेक्शन जो है इसका हम कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस लगा करके कर सकते हैं। ओके, और आप जानते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं कि कहाँ पे फोकल लेंथ आना चाहिए, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज रखा हो। इसके लिए हम लेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f क्या फोकल लेंथ था, v इमेज डिस्टेंस था, u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे याद करने वाली जो चीज ये है कि मायोपिया के केस में, जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, उस केस में हमें कैसा लेंस यूज करना होगा, कॉन्केव लेंस यूज करना होगा। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है वो क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फॉर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इस केस में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा बट नियर ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्लर दिखाई देगा, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट टू द मायोपिया। ओके, और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, वहां पे क्या हो रहा था, इलोंगेट हो जा रहा था आई बॉल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि शॉर्टर हो जाएगा, जो आई बॉल है वो छोटा हो जाएगा। और जब आई बॉल छोटा होगा तो पहले फोकस जहाँ पे है वो फोकल क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, किसके, रेटिना के। अब जो है रेटिना इसका आगे शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इमेज अब पीछे बनाएगा, रेटिना के पीछे जो है रेज मीट करेंगे, इसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर दिखेंगे बट नियर ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखाई देगा। और दूसरा केस क्या है कि आई लेंस हैज इनसफिशिएंट कर्वेचर, ओके, लेस कॉन्वेक्स, कि आई लेंस पतला हो गया, अब उसका कर्वेचर क्या हो रहा है, थिक नहीं हो पा रहा है। थिक न हो पाने की वजह से सही जगह पे फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकल लेंथ दूर हो जाता है अगर थिन लेंस है तो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये दूर बन रहा है, जो इमेज है रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इसको कन्वर्ज करने की जरूरत है। तो इसको जब करेक्ट करना होता है तो हम किस तरह का लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। और हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है, जिससे
मीटिंग पॉइंट नज़दीक हो जाएगा और ऐसे केसेस में रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो आप यहाँ पे की पॉइंट्स क्या ध्यान रख सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम कैसा लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, जबकि मायोपिया के केस में आप देखे हैं कि हम कॉन्केव लेंस यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट डिफेक्ट हम देखते हैं प्रेसबायोपिया, अस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरेक्ट। इन तीनों ही केसेस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम ये आते हैं वो एजिंग के कारण से आता है कि एक एज के बाद क्या होते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, अकोमोडेशन पावर घट जाता है। जैसे कि अगर प्रेसबायोपिया की बात करें तो प्रेसबायोपिया के केस में ज़्यादातर नज़दीक की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए आपका लेंस जो होना चाहिए वो थिक होना चाहिए, जो मसल होने चाहिए वो खिंचे हुए होने चाहिए, ठीक है, रिलैक्स मोड में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केसेस में उसको थिक, लेंस को थिक करने का जो पावर है वो घट जाता है मसल्स वीक हो जाने के कारण से। ओके, या दूसरा क्या रीजन हो सकता है, एक तो मसल्स वीक हो जाएं, सिलरी मसल्स वीक हो जाएं, दूसरा है कि हार्डनिंग ऑफ लेंस हो जाए, ठीक है ना, लेंस क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, जिससे वो जो है ना तो इलंगेट आसानी से हो पाए, ना तो जो है सिकुड़ पाए, ठीक है ना। ऐसे दोनों केसेस में, हार्डनिंग के केस में लेंस जो है प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें आप देखेंगे कि दोनों ही ठीक करना होगा, क्योंकि लेंस के अकोमोडेशन पावर के घटने की वजह से ना तो सही से दूर की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, ना तो नज़दीक की ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, यानी कि एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, या सही से हमारी जो लेंस होती हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, जो मसल्स होती हैं लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि दो तरह के लेंस यूज़ किए जा रहे हैं, जिसे हम बाईफोकल लेंस बोलते हैं। और बाईफोकल लेंस का मतलब हुआ कि डिस्टेंट का विजन देखने के लिए अलग लेंस यूज़ करेंगे, नियर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम अलग यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देखें कि नियर ऑब्जेक्ट के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए आप ऐसे केस में कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करते हैं, और दूर की चीज़ों को ठीक देखने के लिए आप डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं। तो ऊपर कॉन्केव लेंस यूज हो गया, नीचे कैसा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। एस्टिग्मेटिज्म के केस में ये प्रॉब्लम होता है कि एजिंग प्रॉब्लम तो है ही, जिसका मेन रीजन जो होता है कि जो अनइक्वल कर्वेचर है किसका, कॉर्निया और लेंस का, या तो लेंस जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा, या कॉर्निया का जो है शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेंस का, तो ऐसे केसेस में सपोज किसी को चोट लग गया या किसी वजह से एक साइड में डिफेक्ट आ गया कॉर्नर पे, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर ये एजिंग प्रॉब्लम है। कैटरैक्ट के केस में, कैटरैक्ट एक तरह की जो है ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को ब्लरिश दिखना शुरू हो जाता है, या मिस्टी दिखेगा, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है आंखों से, और ये आजकल की बहुत जो है कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में कारण क्या है कि क्लाउडिंग ऑफ द नेचुरल लेंस ड्यू टू एज, इंजरी, डायबिटीज़ एंड अदर रीजन की वजह से एक लेयर जम जाता है, और कैटरैक्ट सर्जरी करके इसको ठीक किया जाता है। कैटरैक्ट सर्जरी में जो क्लाउडी लेंस होते हैं उनको हटाया जाता है, और क्लियर आर्टिफिशियल लेंस क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। तो ये कैटरैक्ट की बीमारी जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये कई बार जो है डायबिटीज़ पेशेंट को भी हो जाती है, चोट लगने के इंजरीज के कारण हो सकता है, या एक एज के बाद जो है क्लाउडी एक लेयर जमा हो जाता है, जिसको ठीक किया जाता है सर्जरी की वजह से, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो याद रखने की चीज़ है कि अगर प्रेसबायोपिया है तो बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, एस्टिग्मेटिज्म है सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करेंगे, कैटरैक्ट है तो कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू इसको हम ठीक करते हैं। तो अभी तक हमने जो है सारे डिफेक्ट्स जो है ऑब्जर्व कर लिए हैं। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि प्रिज्म क्या होते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। प्रिज्म आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि दो प्लेन सर्फेसेस से बाउंड है। आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस इस साइड में है, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस इस साइड में है। इधर से व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और सामने से कलरफुल जो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है व्हाइट लाइट, वो दिख रहा है। तो सबसे पहले प्रिज्म को समझेंगे कि प्रिज्म क्या है। एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि दो प्लेन सर्फेसेस से बाउंड हुआ है। ओके,
रिफ्रैक्टिंग फेसेस जो है वो पॉलिश और प्लेन होते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कि पार्ट क्या क्या होते हैं प्रिज्म के। प्रिज्म मान लीजिए कि एक जो है प्लेन सरफेस ए बी है, दूसरा ए सी है, और यहाँ पे ए जो है वो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, ओके। पी एंड क्यू ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, फिर जाके इमर्जेंट रे इसको बोलते हैं जो बाहर आती है। ये न्यू टर्म्स है कि यहाँ पे जो आ रही है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और फिर इमर्जेंट रे क्या कर रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब ऐसे केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जिसको हम डेल्टा से यहाँ पर डिनोट करें, एंगल ऑफ डेविएशन। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन का सीधा सीधा मतलब है कि जब ये रेज इंसिडेंट होती है और जब ये इमर्जेंट होती है तो इनके बीच में कितने एंगल का चेंज हुआ। यानी कि सपोज ये आई से इंटर की इस एंगल पे जा रही थी और जब इमर्जेंट को बैक मिलाएंगे तो यहाँ पे जहाँ कट करेगी वो एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालते कैसे, इसका फार्मूला है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है ना। इंसिडेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल दोनों को ऐड करके उसमें अगर हम प्रिज्म एंगल को माइनस कर देते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाता है। और एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला भी कई जगह दिया होता है कि डेल इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और म्यू क्या होता है, स्नेल्स लॉ आप पढ़े ही हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता है। और म्यू मिनिमम डेविएशन के केस में जो म्यू हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन कब आएगा, जब एंगल आई और एंगल ई क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। ऐसे केसेस में म्यू की जो वैल्यू आएगी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि साइन ए प्लस डेल मीन डिवाइडेड बाई 2 साइन ए बाई 2। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ये हो गया और इमर्जेंट एंगल जो हो गया वो ये हो गया। ऐसे केसेस में डेविएशन मिनिमम होगा। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से इंटर कर रही है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना ही ये जो फिनोमेना है वो क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे विवग्योर का नाम लिया गया है, यानी कि जो व्हाइट लाइट है जब भी किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। कौन कौन से कलर होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डिस्पर्स क्यों होंगे, ठीक है ना, ये डिफरेंट कलर्स में ब्रेक क्यों होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अलग अलग बेंड हुए हैं। सबसे ज्यादा जो बेंड हुआ है वो वायलेट कलर बेंड हुआ है, सबसे कम जो बेंड हुआ है वो कौन है, रेड कलर बेंड हुआ है। तो ये बेंडिंग जो हो रहा है ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वेवलेंथ सबका सारे कलर्स का अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि रेड कलर जो है सबसे ज्यादा इसका वेवलेंथ होता है 620 टू 750 nm एंड वॉयलेट कलर का सबसे लीस्ट होता है 380 टू 450 nm। तो वेवलेंथ चूंकि डिफरेंट है इसी वजह से डिफरेंट बेंडिंग कैपेसिटी है इनकी, और डिफरेंट बेंडिंग कैपेसिटी की वजह से ही अलग अलग ये कलर्स में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो जा रहे हैं। ओके, सो ये फेनोमेना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहलाता है। अगर आपको एग्जाम में फिगर बनाने हैं तो ये फिगर जो डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म देखा गया है कि व्हाइट लाइट से 7 कलर्स जो स्प्लिट हो रहे हैं ये आप बना सकते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो हम कलरफुल रेनबो देखते हैं, जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है, वो एक एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का। क्योंकि व्हाइट लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स में इंटर करती है बारिश के समय में तो वो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट से 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। अभी हम देखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर्स यूज डिस्पर्जन टू एनालाइज different substances, okay, and dispersion is also used in many optical instruments and devices. Okay, so my dear students, you have to see here that dispersion of white light means it is the phenomena of splitting white light into the constituent colors. Okay, आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं
स्लाइड नंबर 10 कि रेनबो का फॉर्मेशन जो हम पढ़ रहे हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, ओके, visible in the sky when sunlight interact with the tiny water droplets present in the atmosphere। होता क्या है कि जब बारिश के समय में आप देखते होंगे कि अगर एक तरफ सन निकला हुआ है और दूसरी साइड में जो है आप देखते हैं कि एक कलरफुल जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। वो क्यों होता है? वो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के कारण से होता है। होता क्या है कि रेनी डेज में वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो कोई भी सनलाइट मान लीजिए व्हाइट लाइट इंटर की किसी ड्रॉपलेट के अंदर, तो पहली बार क्या होगा? रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, और रिफ्रैक्शन फिनोमेना ही में ही 7 कलर में वो स्प्लिट हो जाएगा। सेकेंड टाइम वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो वो लाइट जो व्हाइट लाइट इंटर की थी 7 कलर्स में, वो 7 कलर स्प्लिट होकर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वंस अगेन ये क्या होते हैं? रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कलरफुल 7 कलर्स का कॉम्बिनेशंस आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और सब में ये फिनोमेना हो रहा है, तो सब कॉमनली मिल करके एक 7 कलर्स के इस तरह से आप देखेंगे कि 7 कलर का बैंड बना लेते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और यही जो होता है रेनबो का फॉर्मेशन मैकेनिज्म है। ओके, आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेंड होता है वो वॉयलेट कलर बेंड होता है, जो 42 डिग्री नियर अबाउट बेंड होता है, और सबसे कम जो बेंड होता है वो कौन होता है? रेड कलर होता है, और वो नियर अबाउट 40 डिग्री होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों इसीलिए रेड जो है आउटर मोस्ट कॉम्बिनेशन में होता है, सबसे बाहरी जो होगा वो रेड कलर होता है क्योंकि वो कम बेंड होता है, और सबसे ज्यादा बेंड जो होगा वो कौन सा होगा? वॉयलेट कलर होगा। ओके, फिर आते हैं कि ये अदर एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फेनोमेना जो हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी समझते हैं। ओके, 7 कलर्स ऑफ द रेनबो आपको पता है कि कौन कौन से हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर है। 7 कलर्स हम क्यों देखते हैं? कि बिकॉज व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर। When white light passes through in tiny water droplets, it get dispersed, or we can say the split. Okay, each color bend by different amount due to different wavelength. Hence, we see 7 different colors. Okay, so आप देखेंगे कि कई बार जो होता है कि ये रेनबो जो फॉर्म होता है वो 2 रेनबो फॉर्म होता है। एक थोड़ा सा ब्राइट में होगा और एक क्या होगा? फेंट कलर में होगा। अगर हम ब्राइट कलर्स की बात करें, ब्राइट कलर की बात करें तो ब्राइट कलर में क्या होता है? जब पहला डिस्पर्जन होता है, जब पहला डिस्पर्जन होता है तो उस समय जितने भी कलर्स होंगे वो कलर्स क्या होते हैं? स्प्लिट होने के बाद ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और सेकंड टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा उसमें, सेकंड टाइम में रिफ्रैक्शन जब होता है तो उसमें क्या होते हैं? थोड़े से फेंट कलर बनते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो का फॉर्मेशन भी हम देखते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पहला जो है रिफ्रैक्शन जो होगा उससे जो कलर से स्प्लिट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में जो बनेगा रेनबो वो ब्राइट होगा, और दूसरे जो रिफ्रैक्शन होंगे या सेकंड टाइम जो रिफ्रैक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, तो बार बार क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहे हैं। तो बार बार व्हाइट लाइट क्या हो रहे हैं? स्प्लिट हो रहे हैं 7 कलर्स में, तो सेकंड टाइम में भी स्प्लिट होगा, जिसकी वजह से थोड़ा धुंधला हमको रेनबो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने देखा क्या क्या, कि व्हाइट लाइट क्या हो रहे हैं? 7 कलर में स्प्लिट हो रहे हैं, जो कि हम विबग्योर नाम देते हैं। इससे याद रखते हैं कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और ये काम कौन करता है? जब प्रिज्म में पास होती हैं तब भी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो देंगी हैं, रेनबो फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑर्डर ऑफ डेविएशन क्या होगा? आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा डेविएट जो होगा वो वॉयलेट कलर होगा, सबसे कम डेविएट होगा रेड कलर। इनके अपोजिट में अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा या लंबा वेवलेंथ किसका होता है? रेड कलर का होता है। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा? वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, यू कैन सी हियर रेड कलर का जो लेंथ है वेवलेंथ का वो 620 से लेकर के 750 तक के होते हैं, और वॉयलेट कलर में कितना होगा? 380 से लेकर के 450 नैनोमीटर तक होते हैं। ओके, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट एंड टिंडल इफेक्ट देखते हैं।
ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है। स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए फेनोमेना इन विच light gets deviated from its straight path when it interacts with the particle of a medium। जब व्हाइट लाइट किसी ऐसे मीडियम से पास करती है जहां पे टाइनी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो व्हाइट लाइट क्या होगी, उस टाइनी पार्टिकल से टकरा टकरा के थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, या हम कह लें कि जो रास्ता होगा वो चेंज हो जाएगा व्हाइट लाइट का, जिसकी वजह से जो व्हाइट लाइट आ रही थी वो स्कैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स उनकी रास्ते में आ जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से आप एक अलग ही फिनोमेना देखने को मिलेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है कि सनलाइट थ्रू द ट्रीज। कई बार घने जंगलों में जब सनलाइट आते हैं तो आप देखते हैं कि उनके रास्ते विजिबल होते हैं। तो सनलाइट जैसे जैसे जाती है तो वो स्ट्रेट आपको दिखता है। कई बार बीम ऑफ लाइट किसी स्मोकी रूम में आप देखेंगे टॉर्च जला करके, तो एक आपको देखेंगे बहुत सारे पार्टिकल्स विजुअल होते हैं उसके रास्ते में, तो वो भी एक एग्जांपल है। फॉग के समय में व्हाइट लाइट जब जलाते हैं, व्हाइट लाइट जब सेंड करते हैं, तो भी आप देखते हैं कि बहुत सारे उसके रास्ते में जो पार्टिकल्स होंगे वो विजुअल होते हैं। मिल्क एंड वाटर के कॉम्बिनेशन में अगर हम व्हाइट टॉर्च जलाते हैं तो भी ऐसे फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, scattering of light is also important phenomena because white light gets deviated from its original path। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट जो होगा उसकी इंटेंसिटी वो किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। ओके, शॉर्ट वेवलेंथ जो होंगे वो ज्यादा स्कैटर्ड करेंगे, चाहे वॉयलेट हो चाहे ब्लू हो, और लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो कम स्कैटरिंग करते हैं। यही रीजन है कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रेड कलर्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनके वेवलेंथ लॉन्ग होंगे तो स्कैटरिंग जल्दी नहीं होती है, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होंगे। जबकि शॉर्ट वेवलेंथ के जितने भी लाइट है, चाहे ब्लू हो या वॉयलेट हो, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। यही रीजन है कि स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है। आप देख सकते हैं कि सनलाइट 7 कलर्स में होते हैं, विवग्योर जो आप पढ़े हैं। ब्लू और व्हाइट लाइट शॉर्टर वेवलेंथ के होते हैं, और शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से स्काई हमको कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। ओके, सो आइए देखते हैं रिले स्कैटरिंग एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो रिले स्कैटरिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने बताया है कि जो इंटेंसिटी होगी स्कैटरिंग की वो 1/λ⁴ होगी, जिसको हम रेलेस लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर्ड होगा, लॉन्गर वेवलेंथ कम स्कैटर्ड होगा। ब्लू कलर आपने देख लिया है कि ये फेनोमेना क्यों होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, और जब भी व्हाइट लाइट जो है इसमें जो है ब्लू और इंडिगो कलर्स, यानी कि जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, वो ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। ओके, आप देख रहे हैं सनसेट अपीयर्स रेड। आप ये देखते हैं सनसेट या सनराइज के समय में जो स्काई है वो रेडिश कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो होता है सन रेज को, हम कह सकते हैं लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना होता है, तो जो छोटे वेवलेंथ के कलर्स हैं वो रास्ते में ही क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, जैसे ब्लू लाइट हो गया। बट रेड और ऑरेंज कलर्स स्कैटरिंग जल्दी नहीं होता है, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करते हैं, तो इसी वजह से रेडिश कलर हमें दिखाई देता है, क्योंकि रेडिश कलर ही हमारी आंखों तक आ पाते हैं, बाकी कलर रास्ते में क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि सनसेट आर रेड। आपको मैंने बता दिया है कि रेड कलर्स जो है कम डेविएट होगा या कम स्कैटर्ड होगा, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों पे पड़ता है। रेनबो इन नेचर एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। रेनबो का आप फॉर्मेशन हमने पूरी मैकेनिज्म देख ली है, प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन देख लिया है। अब इनका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? जब आप फोटोग्राफी की बात करते हैं वहां पे यूज होता है। Dispersion of white light help in understanding and controlling the colors in camera and lenses to get clear and violent image। ओके, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। सीडी एंड डीवीडीज पे आप देखते होंगे कि कलरफुल साइनिंग आता है। शोप बबल्स आप देखते हैं कि उसमें भी कलरफुल 7 कलर्स दिखते हैं। ओके,
ट्रैफिक सिग्नल्स हम अलग अलग कलर्स में जो यूज़ कर रहे हैं उसमें रेड कलर्स जो है स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि रेड कलर्स का वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो कम डेविएट होगा, और जब कम डेविएट होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारा स्लाइड खत्म होता है, और ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो पूरे टॉपिक को आपको रिवाइज करवा देगा। पहला क्वेश्चन है कि द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द। ह्यूमन आई जो होगा वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आवर आईज, तो रेटिना पे फॉर्मेशन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियर पॉइंट ऑफ ए यंग एडल्ट विथ अ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक है, नॉर्मल विजन के लिए नियर पॉइंट कितना माना जाता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्लियर क्या है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। किस डिफेक्ट्स में हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। तो इसका आंसर है मायोपिया में, क्योंकि मायोपिया में हमें डाइवर्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं, और ये कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं हम ऐसे केसेस में। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ ए व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म इज ड्यू टू। डिस्पर्जन क्यों होता है व्हाइट लाइट का 7 कलर में? तो इसका ऑप्शन रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट। तो आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट इंटर कर रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ। टिंडल इफेक्ट किसका फेनोमेना है? डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, इसी की वजह से रास्ते विजुअल होते हैं, इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनकी रास्तों में। सो दिस इज द conclusion what we have studied: scattering of light, why is the sky blue, Tyndall effect, Rayleigh scattering, real life application, rainbow in nature. So thank you for watching this video. इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।